हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और देखो, इस चैनल पे आपको कोटा से रिलेटेड सारे जितना भी कोटा कंटेंट होता है ना, पूरा का पूरा मिलने वाला है। ये मैं तुमको शुरू में ही बता रहा हूँ। और जो नोट्स मेरे पास है ना, बेस्ट टीचर्स के नोट्स हैं, वो तुमको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीट के मामले में अपने को ना फुल गारंटी देता हूँ मैं। पूरा नॉलेज है अपने को नीट का। और तुम बस समझने की कोशिश करना मेरी चीज़ों को, मेरी क्वेश्चन जो अगर तुमसे कुछ पूछूं तो उसका कमेंट में रिप्लाई करना। और बस समझते जाना, बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। कहीं पे भी दिक्कत आए कमेंट कर देना, सीधे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमारा आज चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो बचपन से अपन सुन रहे हैं कि सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, और मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बचपन से ही सुन रहे हैं अपन। पर फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं अपन? फंडामेंटल किसको बोलते हैं? मान लो अगर सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा है मान लो, और अगर वो उसको एबीसीडी नहीं आती है तो क्या होगा? वो ना तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकता है, ना वो वर्ड्स लिख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मतलब एबीसीडी क्या मतलब बिल्कुल बेसिक ही हो गया ना, मतलब फंडामेंटल ही हो गया कि एबीसीडी के ओरिजिन से ही हम वर्ड्स बना सकते हैं। वैसे ही सेल जो है ना, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसका मतलब ये है कि पूरी जो वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब के सब किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। इसीलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब साइंस की वो ब्रांच, जैसे अलग अलग ब्रांच होती है ना, मैथ्स की ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच की बात कर रहे हैं अपन। साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है, जो कि स्टडी करती है सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी आ जाए तो हल्का फुल्का अपन एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे जितना जरूरी है, ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का से ही पेपर उठ के आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम इसको फॉलो करते जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाना, ठीक है ना। हल्के में मत लेना बस इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है ना। उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने तुमको बता दिया सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, ठीक है ना। अब देखो एक बेसिक सी बात जान लो कि सेल जो है ना कैसे बनता होगा। सेल का कुछ सिंपल सा एक मेथड है कि सिंपल एक सेल होता है, ठीक है ना। वो छोटा सेल है अभी, जिसके बाद में फिर वो ग्रो करेगा, वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मतलब दो अलग अलग सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। फिर वो दोनों सेल्स क्या होंगे? वो खुद ग्रो करेंगे, और फिर वो और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस टाइप से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल क्या होंगे? डिवाइड होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। सेल इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। मतलब हर चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उसका फंक्शन करवाना किस पे डिपेंड करता है? सेल पे डिपेंड करता है। तुमको अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा स्ट्रक्चर। देखो यार, अपन पूरे बने हुए तो किससे बने हुए? सेल से बने हुए। कहीं ना कहीं अपने को एक टाइप से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अगर मान लो अगर तुम दौड़ भी रहे हो ना, तो उसके पीछे किसका काम है? सेल का काम है। क्यों? क्योंकि तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारी सांस फूल रही है, मतलब तुम ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हो, और वो सेल ही है जो तुम्हारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके तुमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब जिंदा तो हो ना, किसकी वजह से हो? सेल की वजह से हो, ठीक है ना। जिसके बाद में ये बात किसने एक्सप्लेन की थी कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया था, मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन किया था। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसको देख के बोला था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको देख के सबसे पहले बताया गया था कि सेल जो है ना वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यार, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास कोई स्टमक नहीं है अलग से, उसके पास कोई इंटेस्टाइन नहीं है, उसके पास कोई माउथ नहीं है, वो सिर्फ एक सेल है और वही अपना सारा काम कर रहा है। और ये बात जो थी ये किस पे एप्लीकेबल हो रही थी? एप्लीकेबल एट बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात दोनों पे अप्लाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए भी सेल इंपॉर्टेंट है और
यूनिसेलुलर है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो अकेला ही है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में पता करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल से पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं और परफॉर्म करते हैं ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। अब तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लो कोई सा है, कोई बैक्टीरिया है, तुम उसको बोल दोगे कि जाके समोसा ला, तो वो तो नहीं लाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो अपने लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में, एक तो इन्वायरमेंट को रेजिस्ट करना, रेजिस्ट नहीं करोगे तो तुम तो क्या हो जाओगे, सांप हो जाओगे दुनिया से, और क्या है ना। तो इन्वायरमेंट को रेजिस्ट करता है वो, ठीक है ना, अपने खुद को बचा पाता है। और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस में एक तो इन्वायरमेंट रेजिस्ट वाला आ गया, जिसके बाद में क्या है, उसको जो फूड चाहिए रहता है, जो भी इंटेक करना रहता है वो करता है। अगर वो क्या है, सिर्फ सिंगल सेल है, तो वो 50 काम तो नहीं कर सकता ना, समोसा कचौड़ी नहीं ला सकता। वो क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है, यानी कि एक तो वो दुनिया से लड़ सकता है जिंदा रहने के लिए, और दूसरा काम वो क्या कर सकता है, खाना पीना कर सकता है, क्योंकि खाना पीने के बिना भी उसका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब अकेला रहता है, और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस उसके लाइफ के हैं वो सब काम कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब सेल के अलावा अगर मतलब तुम बोल दो कि भैया सेल भी नहीं हमको, तो उसमें से भी एक ऑर्गेनेली निकाल के बता दो, तो नहीं हो सकता है ना। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया उसका थोड़ा एक्सेप्शन है, आगे देख लेंगे उसको। बाकी सेल से कम अगर कुछ है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता और वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। जिसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल में आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने करी थी सेल की, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। बचपन से अपन पढ़ रहे हैं, 5वीं 6वीं से आता है ये, ठीक है ना। तो सेल की डिस्कवरी करी अपन ने रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसने पर्टिकुलर एक सेल को तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, उसमें क्या लिखा है, सेलुला लिखा है, तो उनके लैंग्वेज में बोलते होंगे सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, सेल होता है। और सेल किसी का भी हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, बैक्टीरिया का हो, सेल सेल होता है, ठीक है ना। तो सेल क्या था, और उसने कहाँ से पता करा था, ये सेल प्लांट के सेल था जो कि उसने देखा था, और जिसके बाद में उसने डिस्कवरी करी थी कि भैया ये सेल है, ठीक है ना। और वो क्या था, डेड सेल ऑफ कॉर्क था, मतलब जो उसने देखा था ना सेल को, वो डेड था और वो प्लांट का सेल था, ठीक है। अब लिविंग सेल किसने देखा था, लिविंग सेल देखा था अपना एंटवन लियोन हुक ने देखा था, है ना। किससे देखा था, अपने खुद के डिजाइंड माइक्रोस्कोप से देखा था, जिसमें अपन बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ वगैरह भी देख सकते हैं। लियोन हुक ने खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। इस पे ध्यान रखना और याद हो जाएगा, पढ़ते रहना, ठीक है। अपने नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, ऑब्जर्व करा था न्यूक्लियस को, किसके अंदर, ऑर्चिड की रूट सेल के अंदर न्यूक्लियस को। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था भैया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, लगभग यूं बोल सकते हो, है ना। जिसके बाद में लिविंग सेल किसने देखा था, एंटवन लियोन हुक ने देखा था। जिसके बाद में सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है ना। और रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था न्यूक्लियस को। कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग हैं, है ना। नीट में पक्का दोनों के दोनों आएंगे ऑप्शन में, ठीक है ना। जिसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1898 में, देखो ज़्यादा इनके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो क्योंकि जो डेट्स रहती है इतनी मायने नहीं रखती, अपने को मेन नाम याद होना चाहिए, और नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरनेम हो, है ना। सरनेम भी याद हुआ तो काम चल जाएगा, है ना। तो 1898 स्लिंडन जो थे जर्मन बोटेनिस्ट थे। अब बोटेनिस्ट से क्या दिमाग में आता है, दिमाग में आता है प्लांट्स, मतलब इन्होंने सीधी सी बात है प्लांट्स पे रिसर्च करी होगी। तो बोटेनिस्ट ने, जर्मन बोटेनिस्ट थे जो कि स्लिंडन थे, उन्होंने क्या करा था, डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल के ऊपर पूरी डिटेल्ड में स्टडी की थी, है ना। माइक्रोस्कोप में देखा होगा, 50 तरह के एक्सपेरिमेंट करे होंगे। अपने को सीधा सीधा मिल रहा है, फिर भी अपन बोलते हैं कि भैया टफ पड़ रहा है ना। तो डिटेल्ड स्टडी करी थी प्लांट सेल की, और उसमें उन्होंने क्या उसको देखने के बाद उन्होंने क्या बोला कि टिश्यू आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। अपन बचपन से ये पढ़ रहे हैं ना कि सेल है, सेल से सेल खुद डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस मेक्स टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इन्होंने बताया था, किसने बताया था, स्लिंडन ने बताया था कि टिश्यू जो हैं वो काई से बन रहे हैं, सारे ग्रुप ऑफ सेल्स की वजह से बन रहे हैं,
जो कि वो सेम टाइप के हैं, उससे वो टिश्यू बन रहे हैं। और इधर से ही अपने आए थे श्वान। अब देखो श्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि श्वान की ब्रांच क्या थी, है ना, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब कैसे याद रखोगे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, देखो संस्कृत सबने पढ़ी होगी, है ना। कुत्ते को क्या बोलते हैं, स्वान, और कुत्ता काई में आता है, अपन साइंटिस्ट की मजाक नहीं उड़ा रहे, ट्रिक है ना। तो कुत्ता काई में आता है, जूलॉजी में आता है ना, जानवर कुत्ते वगैरह सब जूलॉजी में आते हैं। तो स्वान का को क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, जूलॉजिस्ट थे मतलब सीधी सी बात है एनिमल के ऊपर रिसर्च करी होगी, तो उन्होंने क्या करा था, एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च करी थी। आउटर मोस्ट लेयर एनिमल की जो रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये बात उन्होंने बता दी थी, है ना। इधर बोटनिस्ट ने क्या बता दिया था, टिश्यू आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल, और इधर इन्होंने क्या बताया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये सीधी सी बात है, यूनिक है, ये अपने सबको पता है। और इन्होंने क्या बताया था, और प्लांट के बारे में बताया था, प्लांट हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग सेल वॉल, मतलब प्लांट्स ही एक ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दोनों के पास होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब इन्होंने दोनों ने मिल के जो दी थी ना, वो सेल थ्योरी दी थी। यहीं पे अपन सेल थ्योरी पे आते हैं कि सेल थ्योरी जो दी थी स्लिंडन और स्वान ने मिल के दी थी। कैसे याद रखोगे, स्लिंडन और स्वान ने मिलके दी थी, ध्यान से इस चीज को याद रखना, है ना, सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी में इन दोनों ने मिलके क्या बोला था, कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला था इस चीज का, कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब काय से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम ऑफ द टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल, मतलब अगर तुम भाग भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो, चल भी रहे हो, तो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, और उस ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करके एनर्जी बना रहा है, सेल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या, किसका आउटकम है, अपना सेल मेहनत कर रहा है, ये उसी का आउटकम है कि जो है हम यहाँ पे सब काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब रुडोल्फ विर्चो ने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, उनकी भाषा में उनने बोला था, अपनी भाषा में इसका ये मतलब होता है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। हर सेल एक पुराने वाले सेल से ही बनता है। सेल क्या होता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, फिर ग्रो करता है, फिर ग्रो करता है, फिर डिवाइड होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यही चलता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। अब ओवरव्यू ऑफ सेल, देखो एक बार इन सब का अपन ओवरव्यू लें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल अपन ज़्यादातर किस में ऑब्जर्व अच्छे से कर पाते हैं, ऑनियन पील सेल में, मतलब प्याज की जो वो रहती है ना पत्ती, उसमें अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एनिमल सेल को किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ह्यूमन चिक सेल में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है ना। कभी आगे जाओगे तो तुमको देखने को मिल जाएगा ये, है ना। प्लांट सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, इधर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज जो है सेल के अंदर, जो मेन जो सेलुलर एक्टिविटीज जो हो रही है, मतलब जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना, जो वाटर अंदर आना, और ये सब जो काम हो रहा है, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये दोनों में कॉमन होता है, प्लांट में भी होगा साइटोप्लाज्म और एनिमल में भी होगा। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। मान लो मैं एक इस रूम में बैठा हूँ, अब ये रूम में कोई एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ये रूम मेरे को अलाउ कर रहा है सब कुछ काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे जाके वीडियो बना सकता हूँ, है ना, व्लॉगिंग नहीं चल रही है, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये रूम मेरे को ये इन्वायरमेंट दे रहा है। ऐसे साइटोप्लाज्म इन्वायरमेंट देता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म जो है ये सारी सेल ऑर्गेनेली को एक इन्वायरमेंट देता है कि वो अच्छे से काम कर पाए व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। इसलिए साइटोप्लाज्म को क्या है, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है। 3-4 बार नीट में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, 4 नंबर सीधे सीधे मिलते हैं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लिया तो, ठीक है ना। आगे अपन आते हैं तो साइज एंड शेप ऑफ द सेल, तो थोड़ा रटने वाला है ये, बाकी कर लेना, नहीं आते हैं वैसे तो, पर आ गया तो 4 नंबर चले जाएंगे, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही, इसको देख लेना, है ना। साइज एंड शेप ऑफ द सेल, तो माइक्रोप्लाज्मा यानी पीपीए लोग
0.1 म्यूमीटर टू 0.3 म्यूमीटर सेल होते हैं इनके, मतलब पर्टिकुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो, है ना। बैक्टीरिया कितने होते हैं, 3 म्यूमीटर टू 5 म्यूमीटर होते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, 10 टू 20 म्यूमीटर होते हैं। ह्यूमन आरबीसी 7 म्यूमीटर की होती है। ऑस्ट्रिच एग सेल जो रहता है, ऑस्ट्रिच का एग सेल जो कि अभी तक का लार्ज आइसोलेटेड सेल है, ये 6 इंच का होता है और ये अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल सेल है, ठीक है ना। वायरस जो होता है 0.02 टू 0.2 म्यूमीटर का होता है, और वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों, क्योंकि वायरस को अपन ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि वायरस जब तक हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ जाए तब तक वो नॉन लिविंग होता है, पर जैसे ही हमारी बॉडी में अटैक करेगा वो लिविंग बन जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है वायरस का, है ना। और टिपिकली जो साइज होती है सेल की वो क्या बोल सकते हैं अपन, 0.1 म्यूमीटर टू 5 म्यूमीटर होती है, ठीक है ना। शेप भी देख लेते हैं तो राउंड और बायकॉन्केव की क्या होती है, आरबीसी होती है, सबको पता है राउंड और बायकॉन्केव की होती है ना। मीजोफिल सेल जो होते हैं वो राउंड और ओवल होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है अमीबॉइड शेप की होती है, ठीक है ना। अमीबॉइड शेप कुछ ऐसा मतलब अजीब सा शेप होता है ना, वो होता है अमीबॉइड शेप होता है, ठीक है ना। पेरेन्काइमा सेल जो होती है वो पॉलीगोनल होती है। ट्रेकियार्ड जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। नर्व सेल जो होते हैं जो कि लॉन्गेस्ट सेल है, मतलब नीट में क्वेश्चन आ गया कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, तो नर्व सेल है वो क्या, उनका शेप किस टाइप से होता है, थ्रेड लाइक होता है, ठीक है ना। कोल्यूमनर एपिथेलियम एनिमल टिश्यू में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लोड मत लेना, थोड़ा सा याद रख लेना बस। कोल्यूमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ठीक है ना। अब बेसिक टर्म्स अपन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और 99% बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनको क्लियर नहीं होती है अधिकतर बार, है ना। तो इसको देख लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेल आपके सामने बना हुआ है। इस सेल के अंदर देखो एक लिक्विड पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है ना। लिक्विड पार्ट को, सेल का जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है ना। सेल का जो सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड पार्ट बोलते हैं। लिक्विड पार्ट किसको बोलते हैं, साइटोसोल को बोलते हैं लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या आ जाते हैं, सारी सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ, है ना। जिसके बाद में लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को मिला के अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी था, तो वो क्या था, साइटोप्लाज्म था, और वो लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को मिल के बनता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते हैं, आप न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर वगैरह जो प्रेजेंट रहता है ना, क्रोमोसोम वगैरह, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, जिसको अपन फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि भैया ये सब मिल गया तो सेल बन गया, और सेल जो है वो अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके कोई कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो और बिना सेल वॉल के अगर कोई सेल है, अब बिना सेल वॉल के सेल कौन सा होता है, एनिमल सेल होता है, ठीक है ना। तो सेल विदाउट सेल वॉल को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो यही तक था इस वीडियो में। अगली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बहुत ही बढ़िया अच्छा डिटेल्ड में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और विश्वास रखना कोटा के बेस्ट नोट्स हैं और सारा एक्सपीरियंस है नेट का, सही में मज़ा आ जाएगा अगर फॉलो कर दिया तो, है ना। ठीक है, थैंक यू।